उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित आईटी पार्क सहस्त्रधारा में नाबार्ड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेब महोत्सव 2.0 का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मंत्री ने विभिन्न जनपदों से आए स्टॉलों को निरीक्षण भी किया है और किसानों से संवाद भी किया है। सेब महोत्सव का उद्देश्य राज्य के सेब और कीवी उत्पादक किसानों को ग्राहक से सीधे जोड़ने का मंच देना है। यह आयोजन नाबार्ड द्वारा पिछले वर्ष आयोजित सेब महोत्सव 1.0 की सफलता के बाद किया गया है। मंत्री जोशी ने इसे किसानों की मेहनत, नवाचार और आत्मनिर्भरता का उत्सव बताया है। उन्होंने इस पहल को पर्वतीय कृषि के लिए प्रेरणादायक कदम बताया है। साथ ही आने वाले आयोजन में अन्य कृषि और उद्यान उत्पादों को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। नाबार्ड ने जो एप्पल फेस्टिवल 2.0 रखा है, किस तरीके से क्या कुछ है, आपकी चर्चा भी हुई होगी? देखिए, आज हमारा जो हर्सिल का सेब है उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर है, वो कश्मीर की सेब को बीट करता है। और आज नाबार्ड द्वारा यहाँ पर दूसरा ये फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया है और जिसमें हमारा हर्सिल व चक्रौता का सेब यहाँ पर है। टीवी भी है, मैंने कई स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुझे पहली बार जब मैंने स्टॉल वालों से पूछा क्या सरकार की तरफ से कोई आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है, पहली बार सबने कहा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारी पूरी मदद हो रही है। नाबार्ड की मदद से भी हमारे एफपीओ चल रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज हिमाचल व कश्मीर के बाद हम एप्पल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर हैं। हमारा संकल्प है कि 2030 में हम उनकी बराबरी करेंगे जो आज हाई डेंसिटी का पर हम लगा रहे हैं। पहले सेब 4-5 साल में फल देता था, आज 1 साल में फल दे रहा है M9। पहले साल में 6.5, दूसरे साल में 22, तीसरे साल से 24, जिससे हमारा उत्पाद बढ़ रहा है। और हम एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम ड्रैगन फ्रूट के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम महक क्रांति लेकर आए हैं। और जो किसानों को आय निकलने की बात बार बार मोदी जी करते हैं, उस दिशा में ये कदम है। और आने वाले समय में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने में एक मजबूत स्तंभ होगा। केदारनाथ में इस समय भारी बर्फबारी का दृश्य देखने को मिल रहा है, जिसमें वहां का नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। बर्फबारी का लुत्फ उठाते श्रद्धालु खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, खासकर वो जो लोग जिन्हें पहले कभी बर्फ गिरते नहीं देखा था। श्रद्धालु खुशी से झूमते हुए बर्फ के बीच तस्वीरें खिंचवाते दिख रहे हैं। इसी बीच लगातार गिरती बर्फ के बावजूद पुलिस प्रशासन मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु को पूरी सहायता दे रहे हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई असुविधा न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालु पुलिस और प्रशासन द्वारा मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं और कुल मिलाकर बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम भक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम बना हुआ है। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बाबा की कृपा से बर्फ बरस रही है, बहुत अच्छी। आपके सहयोग की वजह से दर्शन बहुत बढ़िया हुए हमारे। हर हर महादेव। सर पहली बार देखा है, आज बाबा ने कृपा करी है, सदैव सब पे बनाए रखे बाबा कृपा। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सर बहुत अच्छी दर्शन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सर किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धामी सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कफ सिरप पर सख्त कदम उठाया है। प्रदेश भर में कफ सिरप की गुणवत्ता की जांच के लिए 170 नमूने जांच को भेजे गए हैं। देहरादून में 7 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। संदिग्ध कफ सिरप जब्त कर नमूनों को सील किया गया है ताकि उनकी जांच सही तरीके से हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हुए बच्चों की मौत के बाद तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ये मुहिम आगे भी इसी तरह सख्ती के साथ जारी रहेगी। केदारनाथ मंदिर के कथित सोना घोटाले को लेकर सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि बीकेटीसी को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है। बीकेटीसी के 2 पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अगेंद्र अजय अब आमने सामने हैं। गणेश गोदियाल ने सवाल उठाया है कि 230 किलो सोना घोटाले की खबरें आखिर किसने मीडिया तक पहुंचाई। वहीं अजेंद्र अजय ने जवाब दिया है कि यदि
गोदियाल के पास कोई ठोस प्रमाण है तो उन्हें कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि गोदियाल सिर्फ मीडिया में भ्रम फैलाकर टीआरपी हासिल करना चाहते हैं। आने वाले चुनाव को लेकर इस बहस ने भी और भी ज्यादा राजनीतिक रंग ले लिया है। केदारनाथ मंदिर में हुए सोने के घोटाले के संबंध में मैंने मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय उनका वक्तव्य सुना। मैं सबसे पहले तो अजेंद्र अजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, तारीफ करना चाहता हूं उनकी इस रूप में कि उन्होंने किसी आरोप पर रिएक्ट किया। अदरवाइज अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आदत है कि कोई बोलता रहे, आरोप लगाता रहे, लेकिन वो उन आरोपों पर रिएक्ट नहीं करते। मैंने परसों मुख्यमंत्री जी को चुनौती भी दी थी कि जो आरोप मुख्यमंत्री जी पर या सरकार पर या धन सिंह रावत जी पर मैंने उस दिन लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उन पर कोई ना कोई रिएक्ट करे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इस रूप में अजेंद्र अजय जी उनसे हटकर हैं और इस रूप में उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया। देखिए, इन सारे विषयों पर हम पूर्व में भी सारे तथ्य मीडिया के माध्यम से रख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं, वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं। और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य हैं, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए, और आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर मीडिया में कवरेज मिल जाती है, टीआरपी हो जाती है, तो इस टीआरपी और मीडिया कवरेज के कारण से, क्योंकि वो अलग थलग हो चुके हैं पार्टी में है और लगातार विधानसभा के कितने चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, तो एक तरीके से बौखलाहट और अपना फ्रस्ट्रेशन वो इस प्रकार के मुद्दे उठा करके वो निकालते हैं अपना। यूकेएसएससी घोटाले को लेकर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की यूकेएसएससी घोटाले को लेकर सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, परिजन और आम नागरिक शामिल हुए और उन्होंने अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे जांच आयोग के सामने रखी हैं। जनसंवाद के दौरान पेपर लीक से जुड़ी चिंताओं और जांच की पारदर्शिता और भविष्य की रोकथाम पर विस्तार से चर्चा की गई है। न्यायमूर्ति ध्यानी ने भरोसा दिलाया है कि सभी बिंदुओं की गंभीरता से जांच होगी और रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। अब तक 3 जनपदों में ऐसी सुनवाई हो चुकी है, जो सुनवाई है वो हो चुकी है और बाकी जिलों में भी संवाद जल्द आयोजित किए जाएंगे। आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष, तेज और तथ्यों पर आधारित होगी। अभ्यर्थी ने दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और पारदर्शिता को सबसे जरूरी बताया है। पेपर लीक का प्रकरण सामने आया है, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 सितंबर को माननीय न्यायमूर्ति श्री यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है और इसका कार्यक्षेत्र पूरा उत्तराखंड है और आयोग द्वारा गठन के उपरांत ही समस्त जनपदों में जनसंवाद किया जा रहा है कि ये, क्योंकि कई बच्चे, कई अभ्यर्थी और अभिभावकों के ये प्रश्न है कि ये लीक क्यों हुआ और इसके संबंध में कई बच्चों ने साक्ष्य भी दिए हैं और जनसंवाद में भी कई किस्म की बातें निकल के आ रही हैं कि सुधार कैसे होना चाहिए और आगे क्यों ना हो, आगे इस तरह से पेपर लीक ना हो। खैर अभी तो इसकी जांच चल रही है, तो अध्यक्ष जी द्वारा इसके समस्त जनपदों में अभी जनसंवाद का कार्यक्रम है। देखिए, यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में आज फिर से यहाँ पर जनसुनवाई हुई है देहरादून में। इससे पहले वो जो है प्रदेश के अन्य जहाँ परीक्षा हुई थी उन सेंटरों तक गए हैं, उस क्षेत्र तक गए हैं और आज हमने उनसे ये मांग की थी कि आप देहरादून में भी बच्चों की राय लीजिए। तो यहाँ पर एक बड़ी जनसुनवाई हुई और यहाँ पर लगभग 100% जो बच्चे हैं वो यही चाह रहे हैं कि इस परीक्षा को तत्काल निरस्त कराया जाए और 1 महीने के भीतर जो है इसमें री एग्ज़ाम करवाया जाए। जब तमाम छात्रों ने ये मांग उठाई तो एक तरह से अब हमें भी ये लगता है और पूरे प्रदेशवासी यही चाह रहा है और खुद अब सरकार को भी ये कर देना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है विदिन 2-4 दिन के भीतर जो है इस पर री एग्ज़ाम की घोषणा कर देनी चाहिए सरकार को। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर बच्चों ने और भी सवाल उठाए, उन्होंने सवाल ये उठाए हैं कि जो एक तरह से आयोग के अंदर बैठे अधिकारी हैं उन अधिकारियों का भी तत्काल इस्तीफा होना चाहिए और जो वहाँ पर 3 से 4 साल 5 साल जिनको हो चुके हैं, जिन कर्मचारियों को वहाँ पर हुए हैं आयोग के अंदर, उनको भी तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर देश भर में संचालकों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में भी छात्रों द्वारा पथ संचलन किया गया है, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इसे शिक्षा संस्थानों का भगवाकरण करार देते हुए विरोध जताया है और कहा है कि मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों को राजनीतिक या सांप्रदायिक विचारधारा से दूर रहना चाहिए। इसके जवाब में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नई दिशा नीति छात्रों को सही इतिहास और नायकों से जोड़ रही है, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। देखिए, कांग्रेस ने 70 साल तक तुष्टीकरण की विचारधारा को स्कूल कॉलेजेस में थोपा है। हमारे महापुरुषों के बारे में बड़े ही अपमानजनक शब्दों में हमको पढ़ाया गया, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हो, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, किसी को लुटेरा बताया गया, किसी को दस्यु बताया गया। तो कांग्रेस को उसका जवाब देना चाहिए। आज की सरकार नई शिक्षा नीति में उन सब चीज़ों में शुद्धिकरण करके अगर सही इतिहास, सही नायकों का प्रतिपादन छात्रों के सामने कर रही है, महापुरुषों के बारे में ठीक बता रही है, तो उसको कांग्रेस को वो हजम नहीं हो रहा है। इसलिए कांग्रेस के नेता चूंकि हमेशा तुष्टीकरण की नीति करते रहे हैं और उसके अंतर्गत महापुरुषों का अपमान करते रहे। हतप्रभ करने वाली बात है कि अपने आप को देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संस्था कहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर पंजीकृत है। इसका पंजीकरण न सोसाइटी एक्ट में हुआ है, न ट्रस्ट एक्ट में हुआ है, यानी कि कोई सरकारी मान्यता नहीं और कोई जवाबदेही नहीं। इनकी गतिविधियां, इनका कामकाज, इनकी फंडिंग, इसका कोई ऑडिट नहीं होता। लोकतंत्र पारदर्शिता से चलता है, लोकतंत्र जवाबदेह संस्थाओं से चलता है। ऐसे में यहाँ इन दिनों उत्तराखंड में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर पथ संचलन कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं। हमें कोई गुरेज ना आरएसएस से है, ना उसके पथ संचलन कार्यक्रम से है। हमें दिक्कत इस बात से है कि डीडी हाट में छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को आपने पथ संचलन कार्यक्रम में हिस्सा बना दिया, उनसे पथ संचलन करवाया, जबकि उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी तक नहीं थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बिजनौर पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। जेबीएस रिजॉर्ट में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर बात की और देश में बने उत्पादों को अपनाने की अपील की। वहीं गंगा एक्सप्रेस वे से बिजनौर को न जोड़े जाने को लेकर उठ रही नाराजगी पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि एक्सप्रेस वे से जुड़ी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार का लक्ष्य हर जिले को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। जन्मदिन तक हमें ये अभियान चलाना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि वे जो भी खरीदें देश में बना हो और देश के श्रमिकों का उसमें श्रम लगा हो और इन सब उत्पादों को स्थानीय कौशल को ही हमें प्राथमिकता देनी है। लोकल और फॉर वोकल में के मंत्र के कारण देश में अनेक क्षेत्रों में भारत ने प्रगति की है। जैसे पिछली सरकारों के समय खादी की बिक्री 31,000 करोड़ से बढ़कर अब 1,70,000 करोड़ हो गई है। मोबाइल निर्माण की 2014 में केवल 20 कंपनियां थीं, अब बढ़कर 300 फैक्ट्री हो गई। 992 मोबाइल मेड इन इंडिया हैं और मोबाइल का निर्यात भी 1500 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गया। बांदा में पुलिस और एसओजी टीम ने ऑपरेशन ईगल के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। मथौंड थाना क्षेत्र में भी की गई कार्रवाई में पुलिस ने करीब 8 कुंटल सूखा गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये खेप उड़ीसा से मध्य प्रदेश के रास्ते लाई जा रही थी। पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना और एक अन्य आरोपी अभी फरार है। अधिकारियों के मुताबिक मुख्य तस्कर पहले भी गांजा तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं उस पर। पूरे गिरोह की गतिविधियों की भी जांच की जा रही है।
और जो जानकारी मिली है तो ये ट्रक में यहाँ से कुछ कानपुर से लोग गए होंगे, सब कुछ एग्रो प्रोडक्ट्स लेके गए थे उधर उड़ीसा की तरफ। लौटते समय ये नारियल की रस्सियों के जूट की रस्सियाँ हैं और उसी के बीच में ये गांजा छिपा के 27 बोरियों में लेके आ रहे थे। इसकी कीमत करीब 2.5 से 3 करोड़ के बीच होगी, जो वैल्यूएशन हुआ है। इसमें 2 अन्य जो जिसका मुख्य माल था, ये अंजनी करके नाम है, ये बबेरू का रहने वाला भी, ये जो मेन इसका सामान है और कुछ इसका भी है जो चंदन है। एक अन्य व्यक्ति है रईस, जो कानपुर का रहने वाला है, उसका भी इसमें माल है। ये इसमें से इससे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ से और किसको देना था और ये कहाँ पहले भी इनके द्वारा सप्लाई की गई है। और ये जो हमारा जो एडीजी जोन सर हैं प्रयागराज जोन से, उनके नेतृत्व में ऑपरेशन ईगल जो चल रहा है, तो डीआईजी सर के दिशा निर्देश में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो टीमें लगाई गई थी, उनके द्वारा ये अच्छा काम किया गया है और इसको उच्च अधिकारियों के द्वारा 25,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत भी किया इस टीम को, पूरी एसओजी टीम को और थानाध्यक्ष मटौन की टीम को। और ये जो शासन के निर्देश हैं कि नशा मुक्त उत्तर प्रदेश हो, उसके क्रम में ये अभियान चल रहा है और इस तरह जो भी जो नशे का कारोबार हो रहा है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए ऐसे जो हमारे जनपद से कैरियर हैं या जनपद में ला रहे हैं गांजा या अन्य नारकोटिक्स, उसके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। बुलंदशहर पुलिस ने जिले भर में चलाए गए विशेष मोबाइल तलाशी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। 24 घंटे चले इस अभियान में पुलिस ने चोरों और गुमशुदा 218 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। एडीजी के आदेश पर चलाए गए इस अभियान में तकनीक से ट्रेसिंग सिस्टम की मदद से पुलिस ने मोबाइलों को ट्रैक किया है। बरामद मोबाइल फोन एसपी देहात डॉक्टर तेजस्वी सिंह ने स्वयं उनके स्वामियों को सौंपे हैं। पुलिस के इस पहल को जनता ने खूब सराहा है, जिससे लोगों को पुलिस पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। ऑनलाइन पोर्टल CEIR पर दर्ज ऐसे फोन जो गुम हो गए थे या खो गए थे की बरामदगी के लिए दिनांक 8 अक्टूबर को 24 घंटे का एक विशेष अभियान जनपद बुलंदशहर पुलिस के द्वारा चलाया गया था। इस अभियान में जनपद बुलंदशहर पुलिस के द्वारा 280 मोबाइल फ़ोन खोए हुए बरामद किए गए हैं, जिन्हें आज उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा जा रहा है। इस अभियान में थाना कोतवाली नगर के द्वारा सबसे अधिक 44 फ़ोन बरामद किए गए हैं। थाना खुर्जा नगर के द्वारा 31 मोबाइल फ़ोन और थाना खानपुर के द्वारा 25 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं।